इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड, कॉमरेड मौन मत हो। कई दिनों से तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कॉमरेड, मेरे लिए क्या तुम एक पिस्तौल ला पाओगे? पिस्तौल? क्या करोगे कॉमरेड पिस्तौल का? मन में अगर इतनी बेचैनी हो तो ऐसे में क्रांति मुमकिन नहीं। इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो दो ना मुझे पिस्तौल। मैं रोज रोज यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आऊंगा। दो मुझे, मैं कर पाऊंगा। अच्छा सुनो, ये नाजी कंसंट्रेशन, अरे नाजी कंसंट्रेशन कैंप में किस तरह का गैस, मतलब उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है बताइए तो। अरे घर में बहुत चूहे आ गए हैं, पूरी तरह से खत्म करना है। इसी को कहते हैं चींटी मारने के लिए हाथी पालना। हाँ, गौतम जी बात कर रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, क्या आप मुझे हाइड्रोसायनिक एसिड लाके दे पाएंगे? नहीं, दरअसल मुझे ये बाबा के एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए था। हाँ, जो भी कीमत होगी मैं आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है। भारतवासी वैज्ञानिक खोज में पिछड़े हुए हैं और उन्हें इस विषय का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी सोच पूरी तरह से बेबुनियाद है। उसका प्रमाण है हमारे भारत का गरिमामय अतीत। गणित, ज्योतिष, निदान, वास्तु विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की जो नींव है, उसकी जन्मभूमि है हमारा ये भारतवर्ष। और वर्तमान समय में हमारी इस असाधारण और अद्भुत प्रतिभा में एक ठहराव आता जा रहा है और ये धीरे धीरे बेजान हो रही है। ये लो। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, इस विषय में हमें सोचना चाहिए। और इसका कारण है हमारा आर्थिक अभाव। हम कई बड़े बड़े आविष्कार करने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि इंसान का मस्तिष्क काम नहीं करता। माँ बुला और इसी रही है। वजह से जाओ, हमें गरीबी, भूखमरी, चाय देके जाना, अशिक्षा का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ विज्ञान की तरक्की ही हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिला सकती है। और विज्ञान की तरक्की के लिए हमें चाहिए धन। किसी बड़े आविष्कार को सफल बनाने के लिए हमें चाहिए बड़ी पूंजी। हमारे देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं का अभाव नहीं है, बस आर्थिक अभाव है। हमें अर्थ, पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब तक हमें अत्याधुनिक मशीन और औजार नहीं मिलते, अरे तेरे की हम कोई क्या बड़ी हुआ? खोज पहले नहीं बंद कर करो, पाएंगे। रेडियो को बंद करो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं और वैज्ञानिकरण के लिए दो 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 बस देते रहो। हद होती है हर बात की। जगदीश बोस ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की टूटी हुई लैब में बैठकर अदृश्य रोशनी का आविष्कार कर लिया। सत्येन बोस ने ढाका में बैठकर नई थ्योरी इजाद की जिसकी मंजूरी मिली आइंस्टाइन से। और इन लोगों को देखो, ये दो वो दो, इनका मांगना खत्म ही नहीं होता है। नॉनसेंस। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो तुमने सही कहा। ना ऐसा ही तो होता है। अब देखो ना, लोग हमेशा अपनी खामियों को छुपाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। पूरी चटनी बना दी है। दिल खराब हो गया था। हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, अभी तुमने कहा ना कि आदमी अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहाने बनाता है, बस वही याद आ गया। देखो अजीत, खाना मिल रहा है ना, यही बड़ी बात है। जो दिया है चुपचाप खाओ उसे। पता नहीं भाभी कब आएगी। अच्छा ब्योमकेश, भाभी के भैया की तबीयत कैसी है? हाँ, वो पहले से तो बेहतर है, पर डॉक्टर ने कुछ और दिन आराम करने को कहा है।
मैंने सत्या से कहा कि वहीं रुक जाए। वो तो तुमने ठीक किया। उस पुतीराम को भी गांव अभी जाना था और यहाँ का खाना तो भाभी को ट्रंक कॉल करके कह देना कि उनके देवर की हालत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, जब देखो बस अपनी भाभी के भरोसे ही रहते हो तुम। अरे कभी अपने इस दोस्त को भी देवर बनने का मौका दो अजीत। और कितने दिन अकेले जिंदगी गुजारोगे यार। पता है ब्योमकेश, कॉलेज स्ट्रीट पर कुछ दिन पहले शिवराम से मुलाकात हुई। शिवराम चक्रवर्ती? हाँ। अजीत तुमने ऑमलेट नहीं खाया? अरे सुनो तो उन्होंने क्या कहा। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजारेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्या? इस देश में औरतें पहले से ही बहुत तकलीफ में हैं, कम से कम किसी एक को तो राहत दूं। किसे? जिससे शादी नहीं करूंगा उसे। भले ही हंस रहे हैं, लेकिन इस ह्यूमर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी छुपी है। अच्छा अजीत, शिवराम जी के मेस में ले चलो ना। उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ ले चलूंगा। अब इन शिवराम जी को ही देख लो, पूरी जिंदगी रबड़ी के सिवा कुछ और नहीं मांगा। और देव कुमार जी को देखो, ये चाहिए वो चाहिए। जरा सोचो, हाबुल जैसे बुद्धिमान लड़के का पिता होने के बावजूद कैसे इस तरह उसे लेक्चर देते रहते हैं। बुद्धिमान बेटे के पिता को भी बुद्धिमान होना चाहिए, ये किसने कहा? और तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि वो बुद्धिमान नहीं है? देव कुमार जी, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए, युग में जीवन बीमा पॉलिसी, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि इस ऑफर को हाथ से जाने मत दीजिए। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि ये मौका मेरे हाथ से निकल जाए। बहुत बढ़िया। तो बताइए, कितने रुपयों की पॉलिसी लेंगे? 50,000। 50? हाँ, 50। ये तो लाजमी है। आप जैसे वैज्ञानिक में भविष्य के प्रति जिम्मेदारी होना तो लाजमी है। तो इसका प्रीमियम कितना रहेगा? उस बारे में आप बेफिक्र रहिए, जितना हो सकेगा डिस्काउंट दे देंगे। अच्छा। वैसे ये पॉलिसी आप अपने बेटे के नाम से ले रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं और मेरी बीवी शुभ्रा देवी की जॉइंट पॉलिसी। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो नॉमिनी में आपके बेटे का नाम लिखूं? नहीं, मैं इस पॉलिसी में कोई नॉमिनी नहीं रखना चाहता। अच्छा, शुभ्रा देवी क्या आपकी दूसरी पत्नी है? हाँ। तो संतान जरूर पहली पत्नी से होंगे। हाँ। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। कितने हैं? एक लड़की और एक लड़का। बढ़िया। तो देखिए, बीमा अगर जारी नहीं रखी गई तो पूरे पैसे शुभ्रा देवी मित्रा लिखूं ना? हाँ, मित्रा। हाँ, मतलब शुभ्रा देवी को मिलेगा, है ना? अच्छी बात है। जिसने दूसरी बार शादी की हो, उसके बुद्धिहीन होने का इतना प्रमाण काफी है। ये बात है। भाभी को ये बताऊं क्या? बता दो। वैसे साहित्यकारों की यही आदत है। क्या? दोस्तों के परिवारों में आग लगा दो, कुछ ना कुछ लिखने को मिल ही जाएगा। ब्योमकेश दा, ब्योमकेश दा, ब्योमकेश दा। क्या बात है हाबुल, हाफ क्यों रहे हो? सर्वनाश हो गया है। मेरी बहन रेखा। हाँ? हाबुल, इस तरह हिम्मत हारने से क्या होगा? चलो। अब मैं क्या करूं ब्योमकेश भैया? बाबा घर में है नहीं और मेरी बहन के सिवा मेरा और कोई नहीं है ब्योमकेश भैया। हाबुल, मुसीबत के समय दिमाग ठंडा रखना पड़ता है, ठीक है? रेखा को क्या हुआ था? कोई दिल की बीमारी थी क्या? ये तो नहीं पता। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थी क्या? नहीं,
अच्छा चल। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी हो गई मेरे साथ। जवान जहान लड़की मर तो गई, साथ में मुझे भी मार गई। किस मुंह से अपने पति के सामने जाऊं मैं? क्या करूं मैं? ये तुम्हारी माँ है? अच्छा सुनो हाबुल, डॉक्टर रुद्र तो तुम्हारे घर के सामने ही रहते हैं ना? हाँ। तो एक काम करो, घर के किसी आदमी को भेजकर डॉक्टर रुद्र को बुला लो। ठीक है? ठीक है। चलो, रसोई किधर है? इस तरफ इस है। तरफ आओ। चलो अजीत। चलो। डॉक्टर आपके साथ ऐसी आप ऐसा करके चुप नहीं सकते। क्या बात है? आप लोग अपने आप को समझते क्या हैं? अपने विज्ञान की खोज के लिए क्या आप हम गरीबों की जान लेंगे? आखिर क्या बात हुई है, जरा मुझे खुल के बताइए ना। मेरे बेटे को टिटनेस हो गया था। आपके पिताजी ने टिटनेस का एक इंजेक्शन निकाला है जिससे वो बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन उन्होंने पहले प्रयोग नहीं किया और मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया जिससे मेरे बच्चे की मौत हो गई। इतना शोर शराबा किस लिए? अरे भाई, नई दवाई है, किसी न किसी पर प्रयोग करके तो देखना पड़ेगा ना। और प्रयोग हमेशा कामयाब होता है क्या? कामयाब मतलब? तुम ऐसे मेरे बेटे की जान नहीं ले सकते। तुम्हारा बेटा जिंदा रहकर भी क्या कर लेता? या तो क्रांतिकारी बनता, नहीं तो चोरी चकारी करता, पुलिस कुत्ते की तरह गोली मार देती। और वो तो विज्ञान के आविष्कार के लिए शहीद हुआ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं अदालत में जाऊंगा। जेब में पैसे हैं मुकदमा लड़ने के लिए? 2 कौड़ी का आदमी मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ेगा? तुम्हारा तो नसीब अच्छा है कि मैंने तुमसे इंजेक्शन के पैसे नहीं मांगे। नाउ गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे ये क्या? माचिस से चूल्हा जलाते हुए मौत हो गई। आबुल, लगता है डॉक्टर रुद्र आ गए, देखो तो। तुम्हें क्या लगता है? फिलहाल तो यही कि मौत से एक पल पहले भी इसे पता नहीं था कि मौत इसके इतने करीब है। लेकिन ये हुआ कैसे? कहाँ है सब? क्या हुआ? मर गई? हाँ, अगर आप खुद एक बार देख लें तो अच्छा होगा। आप कौन? हाँ, मैं पड़ोसी हूँ। ये तो देव कुमार जी की बेटी है। जी हाँ। इसी का नाम रेखा है ना? बाप रे। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो।
मौत की वजह को लेकर मुझे शक है। आपको क्या लगता है किस वजह से मौत हुई है? ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं मिलने तक कुछ बताया नहीं जा सकता। मेरी फीस है 32 रुपए, मेरे घर भेज देना। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। रेखा का कमरा कहाँ है? उस तरफ है। रेखा एस्प्रिन लेती थी? हाँ, कभी कभार उसके सर में बहुत दर्द होता था। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कल रात की नींद के निशान अब भी जिसके बिस्तर पर हैं, आज न जाने वो किस अनंत यात्रा पर निकल पड़ी। हालात को समझे बिना हर जगह अपनी फिलोसॉफिकल बातें करना जरूरी है क्या? तुम भी ना। हाँ बोल, हाँ बोल। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। आखिरकार रेखा खुदकुशी करेगी। नोंतु, ये नोंतु कौन है? क्या बात है रेखा, चुपके चुपके प्रेम पत्र पढ़ रही थी? नहीं तो भैया, तुम कॉलेज नहीं गए? दिखा मुझे। क्या? उस तकिए के नीचे जो छुपाया वो दिखा। नहीं। चल निकाल। अरे वो रेखा, भैया मैं कह रहा हूँ ना, दिखा मुझे। रेखा दिखा मुझे। रेखा, रेखा ये तो ठीक नहीं कर रही है। रेखा दिखा मुझे। रुक जा। नहीं भैया, बहुत पिटेगी। आय हाय, मेरी कमर तोड़ दी इस कामचली ने। आपकी कमर इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्यों रे बेशरम लड़की, बिना नहाए छू लिया मुझे। कल मुही को जा धर्म की फिक्र कहाँ है? मेरा धर्म भ्रष्ट करने पे तुली है तू। तुम्हारे बाबा को तो ये सब कुछ दिखता नहीं ना। सारी गलती तो मेरी है। आने दो आज उन्हें। आज तो मैं रहूंगी या फिर ये कल मुही रहेगी। हाँ, देखने दे। चल दिखा मुझे क्या है। मेरी प्यारी रेखा, कल कॉलेज से लौटकर मैं तुम्हारी घर की खिड़की के बाहर आऊंगा रेखा। बस तुम्हारा और तुम्हारा नोंतु। आखिरकार वो कमीना डॉक्टर रुद्र हमारा संबंधी बनेगा। डॉक्टर रुद्र का बेटा नोंतु बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा। मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी? क्यों मजाक कर रहे हैं? वैगनर को सुना है आपने? फेमस म्यूजिक कंपोजर, हिटलर के फेवरेट हैं। सुनिए सुनिए, आप में जोश जाग उठेगा। डॉक्टर रुद्र, अगर आप मेहरबानी करके एक बार नोंतु से बात कर लेते तो। दरअसल नोंतु रेखा को पसंद करता है, वो लोग खुश रहेंगे। नोंतु,
नॉन तो तुम रेखा को जानते हो? हाँ। ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? हाँ। इसका मतलब है तुम जानते हो कि ये क्या कहने आए हैं। ठीक है, तुम अंदर जाओ। देखिए डॉक्टर रुद्र, वक्त अब बहुत बदल गया है। अब हमारा वाला दौर तो रहा नहीं। 10,000 क्या? दहेज लूंगा। 10,000। 10,000? इतने रुपयों का बंदोबस्त मैं कैसे कर पाऊंगा डॉक्टर रुद्र? हमारा रिश्ता टूट गया है। तुम्हारे बाबा ने 10,000 रुपए मांगे हैं। इतना दहेज मेरे बाबा नहीं दे पाएंगे। ये लो भैया। चले थे बड़े डॉक्टर के घर में बेटी ब्याहने। झोपड़े में रहकर महलों के ख्वाब देखे जा रहे हैं। मैं एक हार मांग रही थी तो मेरी बात तो अनसुनी कर दी ना, क्योंकि मैं तो पराए घर से आई हूँ और इस करमजली की शादी के लिए 10,000 रुपए जुगाड़ करने चले थे। मैं पूछती हूँ कहाँ से आएंगे 10,000 रुपए? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। दिन भर बैठ के कागज काले करती रहती है। न जाने क्या देख के बाबूजी ने मेरी शादी आपसे करवा दी। मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। आपसे ज्यादा तो एक कुली कमा लेता है। हमारा रिश्ता ऐसे टूट जाएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दहेज देकर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे लगा था कम से कम तुम इस बात का विरोध करोगे। जो भी हो, अब तुम्हारे बिना मेरा जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा, ये मैं समझ गई। मैंने तुमसे प्यार किया था। बाबा, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। अब क्या कोई भी काम मुझे तुमसे पूछ के करना पड़ेगा? डॉक्टर घोष की लड़की सुलेखा से तुम्हारा रिश्ता पक्का किया है, उसे शादी कर लो। बाबा देखिए, मैं रेखा के सिवा किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। नॉन तो रेखा 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 मेरी बात तो सुनो। रेखा, मुझे मेरे बाबा को जो कहना था मैंने साफ साफ कह दिया। एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे साथ मुझे और कोई बात नहीं करनी है नोंतू। भले ही हम तुम जैसे अमीर ना हो, पर हमारा अपना आत्मसम्मान है। तुम ये भी जानते हो कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, लेकिन इस घर में मेरा दम घुटता है। मुझे थोड़ा जहर दे सकोगे? तुम लोगों के अस्पतालों में कई तरह के जहर मिलते हैं। अगर ना दिया तो मरने का कोई और रास्ता निकालूंगी, और मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। तुम्हारी रेखा। क्या मैं तुम्हारी माँ से बात कर सकता हूँ? ब्योमकेश भैया। आओ अजीत, आइए। क्या बात क्या है? क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? पराई औरत के कमरे में घुसने के लिए इतने उतावले क्यों थे? जो भी बोलना है यहाँ खड़े खड़े ही बोल दो। शायद आप हमें जानती नहीं हैं। देखिए, हम आपके पड़ोसी हैं। मेरा नाम है ब्योमकेश बख्शी और मैं एक सत्यान्वेषी हूँ। तुम्हारे भेस वेश के बारे में मैं कुछ जानना नहीं चाहती हूँ। नहीं, भैंस नहीं, वेशी मतलब छान अनुसंधान, अनुसंधान करना। अनुसंधान। अच्छा, तो आप लोग बिना नहाए तो नहीं आए ना? नहीं, हम सुबह जल्दी उठकर नहा लेते हैं हर रोज। आप लोग बात कीजिए, मैं बस अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ के कमरे में 2 पराए मर्द घुस रहे हैं और कुछ ऊंच नीच होगे तो तुम साक्षी रहोगे ना, वरना तो लोग मुझे ही दोष दे देंगे। अब आइए अंदर, करिए अनुसंधान। ये बताइए, आज सुबह आप रेखा से मिली थी? और मत पूछिए, नौकरानी आज नहीं आई। इसीलिए तो मैंने रेखा से कहा कि रसोई साफ करके चूल्हा जला दे।
वैसे तो मैं सौतन के बेटे या बेटी से घर का कोई भी काम काज नहीं करवाती हूँ। जब तक मैं खुद कर सकती हूँ मैं ही खुद कर लेती हूँ। लेकिन घर परिवार में भी तो सैकड़ों काम रहते हैं ना। मैं अकेली जान कैसे क्या क्या संभालूं, है ना? तभी मैंने रेखा से चूल्हा जलाने के लिए कहा और इस कमरे में झाड़ू लगाने के बाद नहाने चली गई। नहाने के बाद रसोई में क्या चल रहा है वो तो मैं देखने नहीं गई। और उसके बाद अरे ओ रेखा, दिन चढ़ गया है, अब तक चूल्हा जलाने का समय नहीं मिला तुझे? जबा कुसुम संकाशम काशपेयं महाद्युतिम। खाने का इंतजाम क्या मुझे ही करना होगा? अंतारिंग सर्व पापज्ञा, एक पल को भी मुझे चैन नहीं है। प्रणो तस्मै दिवाकरम। क्या बात क्या है, जवाब क्यों नहीं दे रही? पहले पत्नी की संतान है तो क्या गुड़ियों की तरह अलमारी में सजा के रखना पड़ेगा? मैं भी बाप की लाडली थी, फिर भी बाबूजी ने सर पे नहीं चढ़ाया। ऐसा कहती हूँ तभी तो मैं सबकी नजरों में बुरी बन जाती हूँ ना। मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं? अरे हुआ क्या है? क्या हो गया बेटा? हाँ? हे भगवान, हाँ बोल, हाँ बोल। क्या हुआ? रेखा? यकीन कीजिए मैंने आज तक किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाई, लेकिन मेरा नसीब ही ऐसा है। देखिए इतनी बड़ी मुसीबत मेरे ही गले में आ फंसी। आखिर हूँ तो सौतेली माँ, लोग तो मुझे ही कोसेंगे ना। बोलिए, और क्या वो मुझे छोड़ देंगे? घर में तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। मैं तो उन्हें फूटी आंख से नहीं भाती हूँ। मेरी बातें तो उन्हें कांटों की तरह चुभती है। किसे चुभती है? देव कुमार जी को? और नहीं तो क्या। अच्छा, आज सुबह आपने रेखा से कोई जली कटी बातें की थी? जली कटी बातें? हाँ। कभी नहीं। मैं तो कभी किसी को जली कटी बातें नहीं सुनाती। मैं ऐसे छोटे घर की लड़की नहीं हूँ। इस घर में जब से आई हूँ सौतन के बेटे और बेटी के साथ रह रही हूँ। पूछिए इनसे, क्या कभी मैंने इन्हें कोई जली कटी बातें सुनाई है? आज तक नहीं। वैसे हाँ, रेखा को आज मैंने चूल्हा जलाने के लिए कहा, बस इतना ही। माँ बोलो। मैं कह रही थी मुझे ना रसोई घर में दियासलाई नहीं मिल रही है, तुम्हारी दियासलाई ले लूं? क्या कहूँ? ले लो, काम होते ही वापस कर देना कह देती हूँ, समझ गई ना? अरे अरे ये लो, गीले पैरों से कमरे में घुस गई, पूरे कमरे में कीचड़ कीचड़ कर दिया। तुम्हें इतने भी समझ नहीं है क्या? अभी अभी साफ किया था, फिर से साफ करना पड़ेगा मुझे। जाओ। काम होते ही वापस कर देना। हाँ। रेखा माचिस लेने के लिए आपके कमरे में क्यों आई थी? माचिस आपके कमरे में रहती है? हाँ, दरअसल रात के अंधेरे में मुझे अकेले इस कमरे में नींद नहीं आती। बस लगता है कि अगर कोई पास होता तो इसलिए इसलिए मैं लालटेन जला के सोती हूँ। कमरे में ही रहती है दियासलाई। वहाँ हाँ, कहाँ? वहाँ पर? हाँ। आप क्या चाय पियेंगे? नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। मैं फिलहाल हम चलते हैं। पी के चलते हैं ना? क्या हुआ? बीच में बोलना बंद करो अजीत। घर चलो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। अरे वो कितने प्यार से बोल रही थी, उनका चेहरा देखा तुमने? लगता है उन्हें कभी सुख नसीब नहीं हुआ। और तुम्हें देखकर तो लगता है कि अरे अजीत, जाहिर सी बात है, खुद के बच्चे हैं नहीं, इसलिए सौतन के बच्चों के लिए भी कोई लगाव नहीं है। अच्छा, उस पे बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें? देखा नहीं तुमने? मुझे तो लगता है कि वो अपने पति से भी ज्यादा खुश नहीं है। अरे ये भी तो जाहिर सी बात है अजीत, इसलिए तो सारा गुस्सा बच्चों पर निकलता है। ओह। बल्कि तुम एक काम करो, घर जाके फ्रॉइड या यूंग की किताबें पढ़कर समझने की कोशिश करो कि उन लोगों ने इस जटिल मानसिकता पर कुछ लिखा है। मतलब एडिपस कॉम्प्लेक्स? एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या उल्टी सीधी बातें। तुम डाल तो मैं पात। हाँ। तो
आप लोग भी यहाँ आ गए। अब क्या करें ना विधु बाबू, पड़ोसी का मुसीबत में साथ देना तो हमारा कर्तव्य है, और साक्षात डिप्टी कमिश्नर आ गए हैं। हाँ, जहाँ कहीं मुश्किल और जटिल केस हो वहाँ तो बुद्धू बाबू, विधु बाबू, कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, पर अगर आप छानबीन करने आ गए तो जरूर कुछ मिल ही जाएगा। मैं फिलहाल इस घर से ये माचिस ले जा रहा हूँ, ठीक है? दिया सलाई। दिया सलाई। ए, गजानन, आओ। आत्महत्या, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? चिट्ठी पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है कि इस लड़की ने जरूर आत्महत्या किया। तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह से आत्महत्या हुई होगी? जहर खा के। चिट्ठी में तो यही लिखा है। जहर खा के। लेकिन जहर मिलने से पहले ही जहर खा के आत्महत्या। रेखा ने चिट्ठी में जहर की बात लिखी थी, लेकिन जब चिट्ठी सही जगह पहुंची ही नहीं, रेखा के तकिए के नीचे ही रह गई, तो आत्महत्या करने के लिए उसे जहर मिला कहां से? नहीं, चिट्ठी में लिखा है कि अगर जहर नहीं मिला तो वो दूसरा रास्ता अपना लेगी। लेकिन चिट्ठी भेजने से पहले ही दूसरा रास्ता अपना लेगी क्या? और चूल्हा जलाते हुए कोई आत्महत्या नहीं करता अजीत। रेखा की मौत हुई है अकस्मात। इतना तेज, इतना सटीक था वो मृत्युवान कि उसे हिलने तक का भी वक्त नहीं मिला। माचिस की तिल्ली हाथ में जलकर ही राख हो गई। कहीं हार्ट फेल तो नहीं हुआ? पता नहीं, और मैं नहीं जानता कि हाइड्रोसाइनिक एसिड के सिवा ऐसी शक्ति किसी और चीज में है या नहीं। हो सकता है रेखा एस्प्रिन लेती थी और धीरे धीरे उसका दिल कमजोर होता गया। ये मौत इतनी आसान नहीं है अजीत, इसमें एक बड़ा राज छुपा है। अच्छा, एक कप चाय पिलाओ ना, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है।